India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यौन हिंसा में अपराधी पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत की जांच के दिए आदेश। कहा, राज्य हिंसा रोकने के लिए है बाध्य। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। सुरक्षा पर उठाए गए कदमों की जानकारी 10 अक्टूबर तक मांगी। अतीक हत्याकांड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 183 एनकाउंटर की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट की तलब। मुठभेड़ों पर सरकार के ढीले रवैये पर जताई नाराजगी। पूछा, अतीक के 2 नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत में क्यों रखा गया है। नो हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के नेतृत्व वाली समिति गठित करने पर किया विचार। कहा, मुसलमानों के खिलाफ बहिष्कार का आह्वान अस्वीकार्य। केंद्र सरकार आईपीसी, सीआरपीएफ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संशोधन वाला बिल लोकसभा में किया गया पेश। देशद्रोह कानून होगा निरस्त, लेकिन भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालना होगा अपराध। India Legal presents Courts Roundup. मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हिंसा के अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इसके लिए महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पसलगीकर को मणिपुर में हिंसा के दौरान हिंसा और यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा में अपराधियों के साथ कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत की जांच करने को कहा है। साथ ही साथ जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देने को कहा गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार को जांच के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर मामले में 7 अगस्त को बड़ा दखल देते हुए जांच की निगरानी को तैयार हो गया था। साथ ही 3 हाई कोर्ट के पूर्व जजों की एक कमेटी और जांच के लिए सीबीआई की टीम में 5 राज्यों के डीएसपी लेवल के अधिकारी शामिल करने का आदेश देते हुए मामले पर लिखित आदेश बाद में जारी करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने मणिपुर में सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान जिस तरह से महिलाओं को यौन हिंसा के गंभीर कृत्यों का शिकार बनाया गया है, उस पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा है कि महिलाओं को यौन अपराधों और हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ये गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता के संवैधानिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन है, जो कि सभी संविधान के भाग 3 के तहत मूल मौलिक अधिकारों के रूप में संरक्षित है। लोगों को ऐसी निंदनीय हिंसा करने से रोकना और जिन लोगों को हिंसा निशाना बनाती है उनकी रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान और 5 अन्य याचिकाओं पर अदालत ने दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने कुछ नए दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ पुराने दिशा निर्देशों को फिर से दोहराया है। इस मामले पर सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया था कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले कई घटनाएं इसके सामने आई है और हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई कर निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर देश भर के
हाईकोर्ट से 10 अक्टूबर तक कोर्ट द्वारा जारी पहले के दिशा निर्देशों पर भी की गई कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। धनबाद में एडीजे उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की ने सुनाया है ये फैसला। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से अदालत परिसरों में गोलीबारी की घटनाओं और न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर सभी हाई कोर्ट से 10 अक्टूबर तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि हम मामले का निपटारा नहीं करेंगे। मामले की अगली तारीख 12 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई करेगा और ऐसे में दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में अन्य दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मुद्दों को लेकर पूरे देश की स्थिति पर चर्चा और विचार करते हुए आदेश जाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह राज्य में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दे। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि कोर्ट ने जानना चाहा कि इसमें से कितने मामले संदिग्ध पाए गए हैं, उनमें किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस समय मुकदमे की क्या स्थिति है। कोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और अरविंद कुमार ने कहा है कि मामले में पुलिस की भी भूमिका हो सकती है। जजों ने कहा है कि अगर जेल में या पुलिस हिरासत में रहते किसी की हत्या हो तो ये व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कमजोर करता है। अतीक के 2 नाबालिग बेटों के चाइल्ड केयर होम में होने पर कोर्ट ने कहा है कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य उनका ख्याल रख सकता है तो उन्हें परिवार को सौंप देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई और कहा, हम जानना चाहते हैं कि जांच में अब तक क्या हुआ, मुकदमे किस चरण तक पहुंचे हैं। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी पूछा कि अतीक के 2 नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत में क्यों रखा गया है। अगर वो किसी अपराध में शामिल नहीं हैं, तो उन्हें रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा सकता। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना 15 अप्रैल की है। पुलिस कस्टडी में जब अतीक और अशरफ को कॉलविन अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था, तभी तीनों शूटर अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। घटना में दोनों भाइयों की मौके पर मौत हो गई थी। तीनों हमलावर पत्रकार बनकर पहले से ही अस्पताल पहुंच गए थे। इस घटना से 2 दिन पहले अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया था। इस मामले में अतीक का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बहन आयशा नूरी और वकील विशाल तिवारी ने याचिका में डबल मर्डर की जांच के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये सिर्फ हाई प्रोफाइल केस का मामला नहीं है, ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही है। वो कौन लोग हैं जो ट्रैक करते हैं? जेल से एक मिली भगत के जरिए काम किया जा रहा है। इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि अतीक अहमद मामले में एसआईटी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के मामले को टालने की मांग पर फटकार लगाई। यूपी सरकार ने कहा कि हम मामले में याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताएं कि इसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश क्या हैं। एक याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने कहा कि पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं, लोगों का विश्वास बहाल करने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लोगों का भरोसा कैसे बहाल करेंगे, क्योंकि पुलिस तो वही है जिनकी निगरानी में जेल में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एनकाउंटर के केसों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म क्या है, उन केसों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। अतीक की बहन आयशा नूरी के वकील ने कहा कि अतीक अशरफ मामले में जांच आयोग का गठन किया गया है। उसके बेटे असद के मामले में भी अलग जांच आयोग का गठन किया गया है। उनकी जांच में अब तक क्या हुआ, ये बात किसी को पता नहीं है।
24 फरवरी को उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। इस मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ नामजद आरोपियों में शामिल थे। अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली की जेल से पूछताछ के लिए लाया गया था। कोर्ट ने दोनों की कस्टडी मंजूर की थी। 15 अप्रैल 2023 को दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल लाया गया था। वहां 3 हमलावरों ने अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उससे पहले 13 अप्रैल को झांसी में अतीक का बेटा अशद और एक गुर्गा भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस अभी गुड्डू बमबाज और अतीक की पत्नी की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से प्रवेश के लिए पीईसी या पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 75% की आवश्यकता यानी छात्रों के प्रवेश का 2% भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ का विचार था कि स्पोर्ट्स कोटा का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में खेल और खेल कौशल को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना। न्यायालय ने कहा कि सामान्य अभ्यर्थियों के समान शैक्षणिक उत्कृष्टता की अपेक्षा करना खेल कोटा के उद्देश्य को विफल कर देगा। शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील कर विचार कर रही है जिसने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए खेल कोटा में पात्रता मानदंड के रूप में 75% अंक लगाने की चुनौती को खारिज कर दिया था। सचिव तकनीकी शिक्षा चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रतिवादी विश्वविद्यालय को 2016 से 17 तक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय परामर्श प्रणाली के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने की मंजूरी दे दी थी। इसीलिए चंडीगढ़ में संस्थानों में प्रवेश उन नियमों द्वारा विनियमित होता है। इसके आधार पर प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने 2023 से 24 के लिए अपना प्रवेश विवरणिका जारी किया जिसमें इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए खेल कोटा के लिए उक्त मानदंड शामिल थे। न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार किए बिना ऐसे मानदंड निर्धारित करना अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। हालांकि न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन लगभग पूरा हो चुका था और ऐसे में केवल एक सीट शेष है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शेष सीट पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू मानदंडों के अनुसार भरी जाए। वहीं केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता अधिनियम में सुधार के लिए शुक्रवार को लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। ये तीनों कानून देश में ब्रिटिश काल से लागू है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजद्रोह कानून का खत्म होना। तीनों विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं। उन्होंने कहा कि जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा उन कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना था और उन्हें मजबूती देना था। उन कानून में दंड देने का विचार था और न्याय देना नहीं। अब नए तीनों कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेंगे। देश आजाद है तो अंग्रेजों के जमाने में बनाए कानून क्यों? देश इस सवाल में आजादी के बाद पिछले 75 सालों से उलझा हुआ था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसका जवाब तलाश लिया है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों को खत्म करने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों में संशोधन करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधक विधेयक 2023 पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून के तहत हम देशद्रोह जैसे कानून निरस्त कर रहे हैं। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी पीएम मोदी के 5 प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। सरकार ने जो 3 विधेयक लोकसभा में पेश किया है उसमें एक है इंडियन पीनल कोड
दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा, इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह 3 नए कानून जो बनेंगे उनकी भावना भारतीयों को अधिकार देने की होगी। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूँ। केंद्र सरकार के मुताबिक अंग्रेजों के जमाने में बने ये कानून अंग्रेजी सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए बने थे, जो आजादी के बाद अपना महत्व खो चुके थे। इसीलिए इनको खत्म किया जाना जरूरी था। केंद्र सरकार ने जो 3 विधेयक पेश किए हैं, उसमें 475 गुलामी की निशानियों को समाप्त किया गया है। नई सीआरपीसी में 356 धाराएं होंगी, जबकि पहले उसमें कुल 511 धाराएं होती थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजद्रोह के कानून में बदलाव। नए बिल में राजद्रोह का नाम हटा दिया गया है। कुछ बदलावों के साथ धारा 150 के तहत प्रावधान बरकरार रखे गए हैं। प्रस्तावित धारा 150 में राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। जिन अपराधों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, उन सभी अपराधों के क्राइम साइट पर फॉरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य होगा। अब 0 FIR को मंजूर किया जाएगा और कोई भी शख्स कहीं से भी 0 FIR करा सकता है। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। 180 दिनों के अंदर हर हाल में जांच समाप्त की जाएगी। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर न्यायाधीश को अपना फैसला देना होगा। नए कानून में बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सजा का प्रावधान है। नए कानून में किसी महिला के निजी वीडियो, फोटो को वायरल करने पर दंड का प्रावधान है। बलात्कार पर 20 साल की कैद का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप में मौत की सजा का प्रावधान है। नए विधेयक में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने के मामले से संबंधित नए प्रावधान किए गए हैं। इन तीनों विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा। इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं, उसके लिए सुझाव दिए जाएंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि इन 3 बिल के कानून बन जाने से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वही हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से सख्ती दिखाई है और उस पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इसको कैसे देखते हैं और इस पर अपनी राय भी पूरी तरह से रखेंगे, आप भी सुनिए। अभी हाल ही में जी न्यूज के पूर्व एडिटर सुधीर चौधरी और अन्य को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा हेट स्पीच केस में मिली बड़ी राहत। उन पर आरोप था कि उन्होंने जो दूलागढ़ दंगों से संबंधित न्यूज कवर की थी, उसमें उन्होंने हेट स्पीच का यूज किया था, जो दो समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा कर रहा था।
ऐसी बातें जो किसी विशेष जाति, धर्म, रेस या कम्युनिटी के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे या दो कम्युनिटीज के बीच दुश्मनी पैदा करे उसे हेट स्पीच बोला जाता है और वो आईपीसी सेक्शन 153A के अंतर्गत एक संगीन अपराध है जिसकी सजा 3 साल तक की है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा कि सारी स्टेट की पुलिस फोर्सेस हेट स्पीच से रिलेटेड केसेस में सुमोटो एफआईआर दर्ज कर सकती है और ऐसा ना करने पर उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी चार्ज किया जा सकता है। नूह के बाद महापंचायत में मुस्लिमों के खिलाफ अभियान के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हेट स्पीच और हेट क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट क्राइम और हेट स्पीच पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रस्ताव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रैलियों आदि पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे अपने पास उपलब्ध हेट स्पीच के मटेरियल को तहसीन पूनावाला फैसले के मुताबिक नोडल अफसर को दें और नोडल अफसर कमेटी को इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिए समय समय पर मिलना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि हम पुलिस महानिदेशक डीजीपी से कहेंगे कि वे एक कमेटी का गठन करें जो अलग अलग इलाकों के एसएचओ से प्राप्त हेट स्पीच की शिकायतों पर गौर करके उनके कंटेंट की जांच करें और संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा के नूह में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार का आह्वान अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.पी. भट्टी की पीठ ने नूह सांप्रदायिक झड़पों के बाद दर्ज मामलों की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक समिति का गठन करके उस पर विचार किया। मणिपुर हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल मेईतेई फोरम की ओर से दायर अवमानना याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य पुलिस, सेना और असम राइफल्स के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। फोरम ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने 3 अगस्त को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया, जिसके मुताबिक वे उस स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए बाध्य थे जहां पर कुकी और जो समुदाय के सदस्य जो सामूहिक रूप से दफनाया जाना प्रस्तावित था, जिन्होंने जातीय संघर्ष में अपनी जान गंवा दी। 3 अगस्त का आदेश इसी संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका में पारित किया गया था। कार्यवाहक चीफ जस्टिस एम.वी. मुरलीधरन और जस्टिस ए. गुणेश्वर शर्मा की पीठ ने मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार के आयुक्त, मणिपुर के पुलिस महानिदेशक, चुराचांदपुर जिले के उपायुक्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव, भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर, कमांडर इन चीफ, असम राइफल्स के महानिरीक्षक आदि को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इंडियन ट्राइबल लीडर फोरम के चेयरमैन और ज्वाइंट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के संयोजक से भी प्रतिक्रिया मांगी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अदालत ने आदेश के बावजूद तनाव बढ़ गया क्योंकि स्थानीय लोग, विशेषकर महिलाएं, विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं और इच्छित दफन स्थल तक पहुंच की मांग करने लगी हैं। भीड़ ने कथित तौर पर अदालत के आदेश की स्पष्ट अवहेलना करते हुए सरकारी रेशम उत्पादन फार्म सहित क्षेत्र को नष्ट करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया और याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन्होंने स्थान के ड्रोन फुटेज प्राप्त किए हैं और साथ ही साथ जिससे संरचनाओं को तोड़ने फोड़ने का पता चलता है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति मामले के अंदर बरी करने के जून के अंदर वोल्लोर अदालत द्वारा दिए गए फैसले में स्वतः संज्ञान लेते हुए संशोधन करने का फैसला किया। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने सीआरपीसी की धारा 397 को लागू किया, जो किसी भी हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों को किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश की वैधता जांचने की अनुमति देता है। साथ में न्यायालय की किसी भी कार्यवाही की नियमितता के संबंध में औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से निचले अदालत के रिकॉर्ड को मंगाने और जांच करने की अनुमति देता है। जस्टिस वेंकटेश द्वारा पुनर्विचार पर
सुनवाई की जाएगी। पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला ये था कि जब पोनमुडी 1996 से 2001 तक डीएमके शासन में परिवहन और राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे, तब उन्होंने अपनी आय से 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.